हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड परीक्षा आ रही है। आपको पता ही होगा जनवरी के बाद फरवरी में ही स्टार्ट है, तो 1 महीने आपके पास बच रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं आपके पास तैयारी करने के लिए, कुछ ही समय बचे हुए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर पाएँ, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूरोप में राष्ट्रवाद को। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये सामाजिक विज्ञान, जी हाँ दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का टॉपिक लेके आया हूँ आज। सामाजिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है, आपको पता होना चाहिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, वही चैप्टर से मैं बहुविकल्पी प्रश्न लेके आया हूँ जो कि आपके 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं दोस्तों? 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके थ्योरी एग्ज़ाम से भी ज़्यादा, क्योंकि थ्योरी एग्ज़ाम में क्या होता है, बच्चे कुछ बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स का, जो टिक मार आता है, गोला भरना आता है, इसमें क्या होता है कि अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत टिक कर दिए ना, तो वो आपके नंबर तुरंत कट जाएंगे। इसीलिए मैं बताता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको 20-20 मार्क्स प्रति सब्जेक्ट में मिल रहे हैं, तो इसको ऐसे ना जाने दें। थ्योरी एग्जाम में आप कुछ बना कर लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपको बनाने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के तुरंत वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का। पहला क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से दिया है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन भी दिया हुआ है कि पहला ऑप्शन दिया है नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरा है नेपोलियन थर्ड, तीसरा है विक्टर इमैनुअल और ऑप्शन डी है विलियम प्रथम। तो हमें ये बताना है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था। अब देखिए यहाँ पर आपको मैंने बताया कि टिक मारना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए कि यहाँ टिक मारना है। लेकिन जो आपका प्रश्न पत्र होगा, यानी जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने जाएंगे अपने एग्ज़ाम बोर्ड में, तो वहाँ पे आपको गोला भरना रहेगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से गोले रहेंगे, 4 गोले रहेंगे, या ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो मैं आपको OMR शीट पे दे दूँगा लास्ट वीडियो में। तो इस प्रकार आपको गोले भरने होंगे, जो राइट आंसर होगा उसी में आपको क्या करना रहेगा, गोला भरना रहेगा। तो अभी फिलहाल हम देखते हैं हमारा जो यहाँ पे जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक था वो कौन था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा नेपोलियन थर्ड था, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है और आपको लिखते चलना है, ठीक है। नेपोलियन थर्ड था। दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। हमें बताना है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है डेनमार्क की संधि, ऑप्शन बी है गैस्टीन की संधि, ऑप्शन सी है प्राग की संधि और ऑप्शन डी है फ्रैंकफर्ट की संधि। तो हमें बताना है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ है, तो वो कौन सी संधि थी भैया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा, फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा क्या हुआ था, जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो हमें बताना है, ऑप्शन दिया है मेजनी, ऑप्शन बी है हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क और ऑप्शन डी विलियम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिलहाल तो मैं आपको बताऊँ लगातार 5 सालों से ये आता ही जा रहा है, ये जो क्वेश्चन है ये रुक नहीं रहा है, प्रति वर्ष पूछा जा रहा है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कीजिएगा। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया है। तो ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क और विलियम। तो यहाँ पे जो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था वो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क भैया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान देना है। चौथा नंबर है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। अब यहाँ पे इटली और जर्मनी के एकीकरण के क्या पूछा भैया, विरुद्ध पूछा है, ये आपको ध्यान देना है, विरुद्ध पूछा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी है प्रसा। तो जो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था वो कौन था भैया, ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था, ये आपका राइट आंसर है, इसको आपको राइट करना है। 5 क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है सेनापति, ऑप्शन बी है फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है गृह मंत्री। तो जो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने पद दिया था वो कौन सा पद था,
प्रधानमंत्री का पद था। कौन था भैया? प्रधानमंत्री का पद था, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? जैसे कि आप समझ लेते हैं यहाँ महादेश क्या, महाद्वीप आप समझ सकते हैं। इटली और जर्मनी के वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? तो उत्तरी अमेरिका, बी नंबर है दक्षिणी अमेरिका, सी है यूरोप और डी है पश्चिमी अमेरिका। तो जो इटली और जर्मनी है वर्तमान में कौन से महाद्वीप के अंदर आते हैं भैया? यूरोप के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं भैया? यूरोप के आते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन दिया है लुई 18वां, ऑप्शन बी है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी है नेपोलियन सेकेंड और ऑप्शन डी है बिस्मार्क। तो हमें बताना है जो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था वो कौन था भैया? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन था भैया? नेपोलियन बोनापार्ट था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जालवेरिन कैसी संस्था थी? जालवेरिन कैसी संस्था थी? तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है क्रांतिकारियों की, ऑप्शन बी व्यापारियों की, ऑप्शन सी विद्वानों की और ऑप्शन डी पादरी या सामंतों की। तो जो जालवेरिन संस्था थी वो किन की संस्था थी भैया? यहाँ पर आपको बताना है क्रांतिकारियों की संस्था थी। किन की थी भैया? क्रांतिकारियों की संस्था थी, ये आपको याद रखना है। माफ़ कीजिएगा, ये शायद व्यापारियों की संस्था थी। किनकी थी भैया? व्यापारियों की थी। यहाँ पर यह क्रांतिकारी गलत हो जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा, व्यापारियों की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए लाल सेना, ऑप्शन बी है कार्बोनरी, ऑप्शन सी है फिलिक हेटारिया, ऑप्शन डी है डायट। तो मेजनी का संबंध भैया ऑप्शन बी जो है कार्बोनरी से था। किससे संगठन जो था किससे था? संबंध था कार्बोनरी से था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1864, बी 1866, सी 1870 और डी है 1871। तो जब फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी वो कौन सा सन था भैया? 1871 था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए 1820, ऑप्शन बी 1821, ऑप्शन सी 1822 और ऑप्शन डी 1823। जो नेपल्स की क्रांति हुई थी भैया वो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, 1821 ईस्वी में हुई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन भैया ए है फ्रांस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी हंगरी और ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो जो चार्टिस्ट आंदोलन था ये आपको मैं बता दूं कि जो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो है इंग्लैंड। ये आपको याद रखना है कि चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में ही हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, कब किया गया था भैया? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1835, ऑप्शन बी है 1832, ऑप्शन सी 1842 और ऑप्शन डी है 1830। तो जो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया उसका सन कौन सा था? तो 1832 भैया, ये आपको याद रखना है, 1832 था, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देख लीजिएगा। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन ए है 1832, ऑप्शन बी है 1815, ऑप्शन सी है 1810 और ऑप्शन डी है 1831। तो जो कार्बोनरी संगठन हुआ था उसका वर्ष कौन सा था भैया? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 1810 आपका राइट हो जाएगा। 1810 यहाँ पे आपको याद रखना है। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? ऑप्शन देखेंगे 1828, ऑप्शन बी 1829, ऑप्शन सी 1830 और ऑप्शन डी 1931। तो जो एड्रियानोपुल की संधि हुई थी उसका सन कौन सा था भैया? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे याद रखना है, 1829 को हुई थी। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई। अब हमें ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच में हुई। तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, पहला ऑप्शन है तुर्की और रूस, दूसरा ऑप्शन है यूनान और पोलैंड, तीसरा ऑप्शन है तुर्की और हंगरी, और चौथा ऑप्शन है हंगरी और पोलैंड। तो यहाँ पे जो हमें बताना है कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई, तो जो आपका राइट आंसर है भैया वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही, तुर्की और रूस के बीच। अगला क्वेश्चन है, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए है प्रसा और ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन और फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस और प्रसा, और ऑप्शन नंबर डी है प्रसा और रूस। ये रूस है, आपको याद रखना है, ये रूस है। तो जो सेडान का युद्ध हुआ था वो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, और इसे आपको आसानी से याद भी रखना है। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी फ्रांस। तो जो पोलैंड का विद्रोह को कुचल दिया था वो कौन था भैया, कौन सा देश था, रूस था। कौन सा था, रूस देश था, और रूस के यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। हमें जगह का नाम बताना है कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सेडान में, ऑप्शन बी सेडेवा, ऑप्शन सी साइडान, ऑप्शन डी फ्रैंकफर्ट। तो जो हमारा 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था वो ऑप्शन नंबर ए सेडान में हुआ था। कौन से देश में भैया, सेडान में युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी 20 है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्रांति से पहले जर्मनी कितने राज्यों में बटा था। क्रांति से पहले जर्मनी कितने राज्यों में बटा था। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 39, ऑप्शन डी 32। तो ये क्वेश्चन का जवाब आपको अपने कमेंट बॉक्स में डालना है, और देखते हैं कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। अगर आप भी यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपको इन क्वेश्चन का आंसर पता होगा और आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, और आपसे बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल से लगे रहेंगे तो मैं दावा करता हूं कि आपको 95 प्लस मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में, एवरी सब्जेक्ट में आपको दिलाया जाएगा। एवरी सब्जेक्ट में आपको 95 प्लस टारगेट के हिसाब से दिलाया जाएगा। तो आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।